मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होता भाई, गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से, तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर्य है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करती है अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं नहीं, बस हमको बचा लो। आप क्यों नहीं बोलते? नो यू प्लीज अंडरस्टैंड, वी कम फ्रॉम दिस पार्टी, दैट पार्टी। अच्छा, जितने बड़े बड़े पार्टियां उनके नेता आप सुनेंगे, ऐसा नजर आता है कि मुसलमान वो है, मैं नहीं हूं। और सुलेमान सेठ साहब को, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं हिफ्जुर रहमान साहब को नहीं देखा, मगर मैंने अपनी आंखों से बनातवाला साहब को, सुलेमान सेठ साहब को देखा। मैंने इनके साथ सफर किया, बनातवाला साहब के साथ। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनातवाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था। और मैंने बनातवाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में। मैं बनातवाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा, और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप वोट उनकी देंगे, सेकुलर जिंदा रखना है। देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप मौलाना बैठे, हदीस शरीफ को मैं बयान नहीं करूंगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं, हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए, अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं, बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब, माइनॉरिटीज के जितने स्कीम्स है उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए, आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूं। मगर याद रखिए, 40 साल के बाद जब आपकी नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम डरते नहीं, कुछ हो, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से, तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर, तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ लेंगे, मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, दिल बड़ा कुछ हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान?
आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं अपनी समाज के लिए। हम क्या करते, नहीं नहीं बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। अब अहम बात और एक बात, जब 2009 में जब डिलिमिटेशन कमीशन बना, कुलदीप सिंह साहब का कमीशन बना था डिलिमिटेशन का, तो 2009 में, हाँ 2000 डिलिमिटेशन कमीशन वॉज में 2009 2008, तो हाँ, तो उस डिलिमिटेशन कमीशन के पास जब मैं गया था उनसे, जस्टिस साहब से मिलने के लिए, तो वो हम जाकर बैठे, पूरा प्रेजेंटेशन दी हैदराबाद का, उसके पैरामीटर्स थे। तो उन्होंने मुझसे जब प्रेजेंटेशन हो गया तो उन्होंने सबको बाहर जाकर मुझसे बोले कि ओवैसी साहब एक बात बताइए कि आप और मुस्लिम लीग वाले आए हैं खाली उस पैरामीटर्स को बुनियाद बनाकर केरला और हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बताने के लिए, आपके समाज के लोग क्यों नहीं आते? ये खाली बयान देते हैं लोग, स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमान के कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व करते हैं। आप जाके दीजिए ना, आपको मालूम ज्यादा लोग नहीं गए मुसलमानों से, हम काम ही नहीं किए, तो क्या करेगा कमीशन वो? अब दूसरा देख लीजिए, आसाम की बात बदरुद्दीन भाई नहीं बोले। आर्टिकल 170 के तहत यह कहा जाता है कि जब असेंबली की या किसी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन होगा तो वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होगा। मगर आसाम में ऐसा डिलिमिटेशन करवाया गया कि 11 मुसलमानों की सीटें कम कर दी गई असेंबली की, 11 डेलिबरेटली। अब अल्लाह को मालूम कि कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट से क्या होगा, कैसे होगा। कश्मीर में जाइए आप, कश्मीर में जो डिलिमिटेशन किया गया, जम्मू में सीटें बढ़ गई, कश्मीर में कम, जो कश्मीर में बढ़ना था जम्मू में बढ़ा दी गई। इसके भी हम ताल्लुक से हमको देखना है। चौथी बात यह है कि चुनाव जब लड़ते हैं तो यकीनन आज के माहौल में पैसों की जरूरत पड़ती है, इसका भी हमको इंतजाम करना पड़ेगा। सिर्फ तकरीर पर आकर सुन के कोई वाह वाह जिंदाबाद नारा तकबीर हो, उससे नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको देखकर काम करने की जरूरत है। और अगर आपके पास एक सियासी आवाज, जैसा आसाम में एक एक्सपेरिमेंट बदरुद्दीन भाई ने किया, सही कहा उन्होंने, उनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था। जब वो पहली मर्तबा जीत कर आया, जमीयत के दफ्तर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2005 या 6 में, मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि भाई मौलाना आलिम दीन, उन्होंने ये काम कर दिया। और हमारे पास क्या नहीं भाई मौलाना है, वो हमारी बात नहीं समझे, मगर प्रैक्टिकल मौलाना है। ये मौलाना को गर्मी और नरमी और वो सब मालूम इनको, और आसाम में रहना आसान बात नहीं है। फिर इंडियन मुस्लिम लीग की मुसलसल कामयाबी आसान बात नहीं है। पिछले 60-65 साल से इंडियन मुस्लिम लीग कामयाब होना ये आसान काम नहीं है, और वहां पर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को पैदा कर देना, तो ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, बशर्ते कि आप ये काम करने का ठान ले। देखिए, किसी को बुलाकर भाई मैं 2 बच्चों को तालीम दिला देता हूं, आसान काम है। किसी को कहना कि भाई मैं एम्बुलेंस दिला देता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कौम का मुस्तकबिल तैयार करो आप। जब तक भारत में आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, अगर कल सरकार बदल भी जाती है इंशाअल्लाह, हम भी उम्मीद करते हैं, मगर आपसे इंसाफ कौन करेगा? आप ये उम्मीद करेंगे, लोग करेंगे। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता मां उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं, बस दुआ करिए मौलाना के इस इलेक्शन में ये तमाम बातिल ताकतें बर्बाद हो जाए। हम लोग जोर से आमीन बोलते, फिर वहां दुआ करते हैं अल्लाह इस इलेक्शन में इनको आपस में टकरा दे, आमीन, हो गया। मेरे भाई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर और मेहराब से उतरकर मैदान कारसाज में अपने दंदान मुबारक को शहीद कराए।
सिर्फ दुआओं पर इक्तफा नहीं कि अमली मैदान में आए थे। अब आपको भी सोचना है कि आप क्या करेंगे। क्या सिर्फ आप सुनते रहेंगे, किताब पढ़ेंगे? अरे भाई, इस आदमी ने नहीं मालूम कितनी रातें अपनी खराब की, कितना सुकून अपना बर्बाद किया किताब लिखने के लिए। तो इस किताब को पढ़िए, उस पर अमल करिए, सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूं। आप अगर आपको नफरत है सऊदी ओवैसी से, ईटी बशीर साहब से, बदरुद्दीन भाई, तो आप आइए, मैं पीछे आपके काम करने तैयार हूं, या खुद करिए, मगर कुछ तो करिए। अगर आप नहीं करेंगे और बोलेंगे भाई साहब कोई आसमान से फरिश्ते आने वाले नहीं है, अभी ना कोई जमीन से निकल कर आने वाला है, आपको ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुकद्दर के फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक हो, तो फिर सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई और सियासत करेगा आपसे। सियासत में हिस्सा लीजिए, लड़िए इलेक्शन, डरिए मत। जिंदगी में, इस दुनिया में अगर हार मिलती है तो कोई परवाह नहीं, उस दिन की हार से बचिए उस दिन अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। तो इस दुनिया में हारे कोई बात नहीं, मगर इखलास तो है ना, नीयत है, अल्लाह को राजी करना है, एक मजलूमों की आवाज बनना है। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं मुसलमानों के एमपी हैं पार्लियामेंट में। मेरे भाई सिवाय बदरुद्दीन भाई के ईटी मोहम्मद बशीर साहब हैं, आपके एक और साथी हैं, मैं हूं, इम्तियाज साहब हैं, हम लोग ही चार पुकारते हैं दीवाने। दूसरे पार्टियों के जो हमारे मुस्लिम मेंबरान हैं बड़े बाइज्जत हैं वो, मगर उनकी पार्टी उनको बोलने ही नहीं देती। अच्छा, वो बैठकर सुनते हमारी तकरीर को, बदरुद्दीन भाई की, बशीर साहब की। अब आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? वी आर सिटिंग टू हियर यू। आप क्यों नहीं बोलते? नो यू प्लीज अंडरस्टैंड, वी कम फ्रॉम दिस पार्टी, दैट पार्टी। अच्छा, जितने बड़े बड़े पार्टियां हैं उनके नेता आप सुनेंगे, ऐसा नजर आता है कि मुसलमान वो है, मैं नहीं हूं। मगर जब उनकी बात करने की मामला आता, कोई नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हैदराबाद में हमने क्या हासिल किया, मतलब एक लंबी तारीख है हमारी। सिर्फ आपको बताऊंगा कि पिछले 9 साल में हमने तेलंगाना की हुकूमत की तायीद की, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे, मिनिस्ट्री उसकी नहीं ली, हमारी नुमाइंदगी पर, और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। आज 200 मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री तालीम। बच्चियों का रेजिडेंशियल स्कूल अलग, लड़कों का अलग। कितने 80,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं उसमें। अब आप ये समझिए कि अच्छा, ये कांग्रेस के लोग हमें गाली देते, ठीक है, कोई परवाह नहीं, गाली सुनना हमारे, शायद हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया। तो इनसे पूछिए आपने क्यों नहीं किया राजस्थान में, क्यों नहीं किया आपने छत्तीसगढ़ में, या जहां पर भी आपकी सरकार है, करिए ना। नहीं करेंगे। अरे छोड़िए बिहार की बात, आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी ने ट्रेन में नाम पूछकर गोली चलाई, उसका ताल्लुक हैदराबाद से था। हम अपने हमारे एमएलए असेंबली में उठ के मुतालबा किए, उसके 3 बच्चे थे मरहूम के, एक्स ग्रेशिया उनको मिला, पैसे दिए गए, 24 घंटे के अंदर उसको बेवा को गवर्नमेंट नौकरी दी और 2 BHK घर दिया उसको। बिहार में कुछ नहीं हुआ। मगर बिहार में नहीं, सेकुलरिज्म का साथ देना है, करो आप, क्योंकि आप नहीं मरे, कल आप मरेंगे तो आपको मालूम होगा क्या तकलीफ होगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी, आपके पीठ पर लट नहीं पड़ी, आपको गोली नहीं लगी, आपके भाई को मॉब लिंचिंग नहीं की गई, नू में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते वहां पे। अगर ये बात भी पसंद नहीं आई कि हमारे दोस्तों को बोले कि सब बातें क्यों कर रहे हैं आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है, सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। मसलहत के नाम पर आप बुजदिली के मजारे करेंगे तो फिर बेफायद है। तो बहरहाल लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं, हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं, वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है बस। अरे भाई साहब, इस चीज में आपको आना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी कहावत है, यू मस्ट टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, आपको करना जरूरी है। आइए,
और यकीनन अपने इन चीजों को महसूस करिए। आज आप वोट नहीं लेंगे, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमारी पार्टी ने